हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटहब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। कि हमारा जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है उसको हम क्विक रिवीजन कैसे करेंगे, है ना। तो करीब ये जो वीडियो है करीब 1.5 से 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। तो इस 1.5 से 2 घंटे में हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग के जितने टॉपिक्स थे, ठीक है, और जितने भी हमारे यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। ये जो मेरा मेन वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो का मेरा मेन मोटो है वो रहेगा केवल रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का ज्यादा थ्योरीज को मैं नहीं बताना प्रीफर करूंगा, मैं सीधा टू द पॉइंट बताऊंगा। और वैसे थ्योरी मैं यहाँ पे कवर करूंगा जो थ्योरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसमें जो गेट का जो वेटेज है 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं गेट के लिए, है ना। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अराउंड 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यानी जो 300 मार्क्स का पेपर होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेक्निकल पेपर, उसमें 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ये हमारा जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है इसमें करीब 4 से 5 हमारे चैप्टर्स हैं, है ना। तो देखा जाए तो ये चैप्टर्स काफी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो आप यहाँ से चाहे तो अच्छे तरीके से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में, ठीक है, कि हमारे कितने टाइप्स के इरिगेशन होते हैं, है ना। और देखिए हमारा जो इरिगेशन का 2 टाइप का होता है, पहला होता है मेरा सरफेस इरिगेशन, दूसरा होता है मेरा सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन वैसा इरिगेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को सरफेस में हम फ्लो करवा देते हैं, जिसके थ्रू पानी एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होता है बह के सॉइल के थ्रू हमारा जो क्रॉप है, जो मेरा प्लांट है, उसके रूट्स तक पहुंचता है, नंबर 1। नंबर 2 मेरा सब सरफेस इरिगेशन में हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के द्वारा क्या करते हैं हम कि जो क्रॉप के सीधा रूट्स में मैं पानी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब सरफेस में मैं जमीन पे पानी का वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया मेरा सब सरफेस। अब देखिए हमारा जो सरफेस इरिगेशन है इसका हमारा 2 टाइप का सरफेस इरिगेशन होता है। पहला होता है मेरा फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है मेरा लिफ्ट इरिगेशन, है ना, लिफ्ट इरिगेशन। तो जो मेरा फ्लो इरिगेशन होता है इसमें ये होता है कि जो मेरा सॉइल है ना, जो हमारा जो खेत है वो खेत हमारा डाउन स्ट्रीम पे होता है एलिवेशन पे, और जो मेरा वाटर सोर्स होता है वो कहाँ पे होता है, अप स्ट्रीम पे। यानी जो मेरा पानी वाला जो सरफेस है वो ऊपर रहेगा और जहां पे हमको इरिगेशन करनी है वो मेरा नीचे रहेगा। तो हम क्या करते हैं फ्लो इरिगेशन में, केवल मैं क्या करूंगा पानी के एलिवेशन के थ्रू मैं क्या करूंगा इसमें इरिगेशन कर दूंगा, ठीक है। जस्ट मैं पानी को बहा दूंगा क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आराम से ये फ्लो कर जाएगा, इसीलिए इसका नाम हो गया फ्लो इरिगेशन। दूसरा बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन वैसा इरिगेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मोटर पंप के थ्रू, इलेक्ट्रिकल मोटर हम क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, जिसके कारण क्या होता है पानी को हम एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि अगर हमको किसी कुएं से पानी उठाना है जिसके लिए हमें मोटर पंप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो हमारा आ गया लिफ्ट इरिगेशन के टाइप। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन के बारे में, ठीक है। ये हमारा किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आपको किस प्रकार का सॉइल दिया रहेगा और बोल दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे किस प्रकार का हमको इरिगेशन करना होगा, यानी विच टाइप ऑफ टेक्निक इज यूज फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है वो है मेरा फ्री फ्लड और ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ठीक है। तो हमारा जो फ्री फ्लडिंग होता है जनरली हम फ्री फ्लडिंग वैसे केस में करते हैं जहां पे हमको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है और हमारा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर भी अवेलेबल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेरा क्रॉप्स होता है, ठीक है, क्रॉप्स के खेत में क्या करेंगे हम वाटर को ये कर देंगे, ठीक है, यानी इरिगेशन कर देंगे, पानी पहुंचा देंगे, जिसके कारण क्या होगा जो पूरा जो मेरा खेत है वो क्या होगा पूरा पानी से भर जाएगा, है ना। तो देखिए हमारा इसमें जो मेन कुछ हमारे इसके मेरिट्स हैं कुछ डिमेरिट्स हैं, ठीक है। पहला हो गया जैसे कि फील्ड एफिशिएंसी इज वेरी लो। फील्ड एफिशिएंसी इज वेरी लो इन द सेंस कि क्या होगा कि हम एक जगह पे खेत के एक कोने में हम क्या कर रहे हैं पानी को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा पानी पूरा कंप्लीटली यूनिफॉर्मली हमारा जो फील्ड होता है उसमें नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, नंबर 1।
नंबर 2, इट इज प्रीफर्ड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी हम जो हमारा फ्री फ्लडिंग होता है इसको जनरली हम गेहूं वगैरह के जो क्रॉप्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स में आगे जैसे गेहूं का हो गया, धान का हो गया, है ना, ये सब मेरा क्लोज ग्रोविंग यानी आपस में एक सामने से क्या होता है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे, मतलब बहुत ही कम इंटरवल में ये जो क्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, है ना। इसलिए जैसा कि आप क्या है कि अगर आपको व्हीट का आपके पास क्रॉप है तो उस व्हीट के क्रॉप में आप पानी एक जगह हर व्हीट के जड़ में जाके आप नहीं दे सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर टेक्निक इज बॉर्डर फ्लडिंग। अब हम देखिए जो मेरा फ्री फ्लडिंग था, बॉर्डर फ्लडिंग उसका जस्ट एक एडवांस फॉर्म है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड एंड लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप वेरीज फ्रॉम 10 to 20 मीटर। अब क्या था कि मैंने शुरू में फ्री फ्लडिंग था, ठीक है, उसको अब हम क्या कर दे रहे हैं कि छोटे छोटे स्ट्रिप में हम उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी उसको हम स्ट्रिप में डिवाइड कर दे रहे हैं उस लंबे से बड़े से हमारे फील्ड को, है ना, जिसमें से हमारा लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप कितना होना चाहिए, 10 से 20 मीटर तक, है ना। अब देखिए फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव्स विच एक्ट्स एज बॉर्डर, है ना, कि हम क्या करेंगे इसमें लीव्स का यूज करेंगे, यानी मेड़ हम क्या करेंगे, बना देंगे उस खेत में एज अ बॉर्डर। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें क्या यहाँ पे अगर डिस्चार्ज की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, तो हमें डिस्चार्ज की वैल्यू दी रहेगी और हमें एरिया यानी फील्ड का जो एरिया है वो दिया रहेगा, तो अब हमको बोला जाएगा कि इतने डिस्चार्ज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए कितना टाइम आपको लगेगा उस फील्ड को इरिगेट मत होने में, ठीक है, नहीं पूरा सिंचाई करने में। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है T इक्वल टू 2.303 इंटू वाई बाय एफ log 10 Q बाय Q माइनस AF, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रख लीजिए क्योंकि इसमें गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो T है वो है हमारा टाइम, है ना, और F है मेरा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ओके, A है मेरा एरिया, जनरली हम एरिया को हेक्टेयर में यहाँ कंसिडर करेंगे, एंड Q है मेरा डिस्चार्ज, हमें किसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए दिया जाएगा और उसके लिए हमें टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है ना। अब देखिए अब हमको बोला जाएगा कि मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज अपॉन फील्ड कैपेसिटी से उसको हम सब ये डिवाइड कर देंगे, है ना, डिस्चार्ज को फील्ड कैपेसिटी से, तो हमको मिल जाएगा कि मैक्सिमम एरिया कितना हम इरिगेट कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे जो टेक्निक्स है इरिगेशन का वो है हमारा चेक फ्लडिंग, है ना। चेक फ्लडिंग में देखिए क्या होता है, ये होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्री फ्लडिंग। जो हम फ्री फ्लडिंग था उसका जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म होता है। फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चेक्स बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव्स। इसमें हम क्या करेंगे कि चेक में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी चेक इन द सेंस कि अगर मेरा कोई बहुत बड़ा खेत है, सपोज ये मेरा बहुत बड़ा खेत है, इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, मेड़ बना के इसको हम चेक्स में इसको बना लेंगे, है ना, या चेक यानी क्यारियां में हम इसको बना लेंगे। एरिया ऑफ ईच चेक वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 0.8 हेक्टेयर, कि जो हमारा एरिया होना चाहिए चेक का वो होना चाहिए 0.2 से 0.8 हेक्टेयर के लिए। एंड फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड एंड लॉस आर मिनिमाइज। इसमें जो हमारा फ्लो ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल होगा। कंट्रोल इसलिए होगा क्योंकि मैंने बड़े से एरिया को क्या किया है, मैं चेक करके मैं छोटे छोटे एरिया में उसको कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। छोटा एरिया कन्वर्ट करने से ये हमारा फायदा हो जाता है कि हम जो वाटर का फ्लो को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो लॉसेस है वो मिनिमम होंगे, यानी हमारा यहाँ पे जो रन ऑफ लॉसेस हो गया, इस इनफिल्ट्रेशन लॉसेस हो गया, इसको हम क्या करेंगे, कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा यहाँ जो वाटर का मूवमेंट है उसको हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। बेसिन फ्लडिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेक फ्लडिंग। जो मैं यहाँ पे चेक फ्लडिंग यूज कर रहा हूँ इसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है इट इज प्रीफर्ड फॉर रिंग बेसिन फुटिंग फ्लडिंग। ओके, यानी कि हमारा जो बेसिन फ्लडिंग का जनरली हमारा यूज किया जाता है बड़े बड़े ट्रीज में पानी देने के लिए, जैसे बहुत सारे बड़े फ्रूट्स ट्री हो गए, ठीक है, उसके जड़ में हम क्या करते हैं, पानी देते हैं। और हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये मेरा कोई खेत का कोई एक हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा पौधा लगा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्रॉप्स है, यहाँ पे क्रॉप्स है या फिर ट्री है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये पानी को सीधा यहाँ पे इस रिंग के फॉर्म में जाके पानी को पहुंचा देंगे, ठीक है। जैसा कि आपको हो गया
मैंगो, है ना, कि जैसे कि मैंगो के ट्री में जब हम पानी देते हैं वो मेरा किस टाइप का इरिगेशन में आ गया, बेसिन फ्लडिंग में। ओके, हमारा अब जो नेक्स्ट टाइप का टेक्निक है वो है हमारा फरो इरिगेशन, है ना। दिस मेथड इज प्रीफर्ड ओनली फॉर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रो इन रोज, है ना, कि जो हमारा रोज में हम जिसको लगाएंगे उसमें हम फरो इरिगेशन करेंगे, जैसे कि टमाटर हो गया, आलू हो गया, ठीक है, ये जो हमारा अनियन हो गया, ये सब जो हमारे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक लाइन में हम इसको लगाते हैं, है ना, जैसे कि हो गया मेरा शुगर केन हो गया। दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन in rows form. Okay, so that's why furrow irrigation is preferred. Okay, our next type of irrigation techniques is स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, जनरली देखिए जो स्प्रिंकल इरिगेशन हम वैसे एरिया में यूज करना पसंद करते हैं जहां पे मेरी सॉइल की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर हमारा वहां पे जो वाटर लॉगिंग का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम ज्यादा पानी उस फील्ड में अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा वाटर लॉगिंग हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो मेरा जो क्रॉप्स है वो क्या होगा, सड़ जाएगा, ठीक है, नहीं बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करेंगे। और हमारा वैसे टोपोग्राफी जहाँ पे काफी ज्यादा इंक्लाइंड हमारा सरफेस है ना, क्योंकि अगर मेरा इंक्लाइंड सरफेस पे हम नॉर्मल अगर हम इरिगेशन करते हैं तो सारा पानी क्या होगा, जो वाटर होगा वो टोटली क्या होगा, रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड यूज करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है कि हम जो हमारा फील्ड होता है उस फील्ड में हम पाइप के थ्रू में जाके स्प्रे के फॉर्म में पूरा हमारा जो फील्ड है उसमें इरिगेशन करते हैं, ठीक है, यानी पानी हम पहुंचाते हैं सारे क्रॉप्स को। अब देखिए जो हमारी एफिशिएंसी होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन का वो होता है अराउंड 80 to 85, यानी यहाँ पे जो इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी है ना। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा लॉसेस हो रहा है वो कम हो रहा है और जो हमारा क्रॉप के द्वारा पानी का जो हमारा यूज हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है, यानी 80 to 85%, है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ अवर इरिगेशन टेक्निक इज ड्रिप इरिगेशन। ओके, देखिए जो ड्रिप इरिगेशन होता है ना, इस ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हम डायरेक्ट पाइप के थ्रू से जाके क्रॉप्स के सीधे जड़ तक हम पानी को पहुंचा देते हैं। इससे मेरा ये फायदा होता है कि यहाँ पे जो हमारी लॉसेस है ना वो लॉसेस काफी कम हो जाता है। और हमें देखिए एक्चुअल में हमें क्रॉप का रूट्स में पानी पहुंचाना होता है, तो हम ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्ट उसके रूट तक पानी पहुंचा दे रहे, जिसके कारण क्या है कि यहाँ मेरा वेस्टेज ऑफ वाटर हो नहीं रहा है। दूसरी चीज, हमें जितना भी पानी हम दे रहे हैं उस फील्ड में, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारा रूट्स में चला जा रहा है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी 90 to 95%। ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी क्या होती है ना, तो याद रखिएगा 90 to 95%। सीपेज लॉसेस एंड इवेपोरेशन लॉसेस आर ऑलमोस्ट जीरो, यानी यहाँ पे मेरा लॉसेस के जो चांसेस है वो काफी कम होता है क्योंकि डायरेक्ट हम रूट्स में पानी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवेपोरेशन का चांसेस तो है नहीं क्योंकि डायरेक्ट मेरा जो रूट्स होता है यानी पाइप को क्या कर रहे हैं हम जमीन के अंदर से ले जाके उसके रूट्स में हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ से जो इवेपोरेशन के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है, तो हम नियरली मान के चलते हैं कि ये जीरो है। बट हमारा जो डिमेरिट है ड्रिप इरिगेशन का वो सबसे बड़ा ये है कि ये जो हमारा काफी कॉस्टली होता है, ठीक है, हमें सेटअप करनी पड़ती है, हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है पाइप का, है ना, छोटे छोटे पाइप का और बड़े पाइप का, है ना, जिसके कारण हमारा कॉस्ट काफी ज्यादा होता है ड्रिप इरिगेशन में। आई होप यहाँ तक आपको टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है, कि हमारा जो इरिगेशन वाटर है, ठीक है, उसका हमारा क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो इरिगेशन वाटर के क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है मेरा सेडिमेंट कंसंट्रेशन, यानी जो हम पानी को इरिगेशन के लिए यूज करने वाले हैं उसमें हमारा सेडिमेंट का कंसंट्रेशन कितना है, नंबर 1। नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, कि हमारा जो भी पानी में कितना हमारा सोल्यूबल सॉल्ट्स है, यानी उसमें कितना पानी में सॉल्ट घुला हुआ है ना। तो देखिए हमारा जो सेडिमेंट कंसंट्रेशन में अगर मेरा फाइन सेडिमेंट होगा, ठीक है, फाइन सेडिमेंट होगा तो मेरा जो फर्टिलिटी होगा सॉइल का वो क्या होगा, बढ़ जाता है ना। फर्टिलिटी विल इंक्रीज व्हेन सेडिमेंट इज फाइन। एंड कोर्स सेडिमेंट के लिए जो मेरी फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो आप को इस चीज याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, है ना। तो इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 700 ppm, अगर मेरा 700 ppm से अगर कम मेरा होगा सॉल्ट कंसंट्रेशन, देन हार्मफुल फॉर सम क्रॉप, यानी कुछ हमारे क्रॉप्स के लिए ही ये वाटर हार्मफुल है। बट इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन
2000 ppm। अगर 2000 ppm से अगर मेरा सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो हार्मफुल फॉर ऑलमोस्ट क्रॉप्स, है ना, यानी लगभग सारे प्रकार के क्रॉप्स के लिए ये हार्मफुल है, यानी हम इसको इरिगेशन वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। अब मेरा नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल ऑफ रूट जोन, की मेरा जो रूट जोन में है सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है उस सॉइल का, है ना। तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है CS इक्वल टू CQ डिवाइडेड बाय Q प्लस P इफेक्टिव माइनस CU, है ना। जो CS है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल ऑफ रूट जोन, है ना, कि रूट जोन के सॉइल में कितना मेरा कंसंट्रेशन है। CU क्या है मेरा, CU है कंजम्पटिव यूज है, ओके। एंड Q क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, है ना, कि हमारा कितना मतलब कि वॉल्यूम उस वाटर का जिसको हम इरिगेशन के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब जो C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इरिगेशन वाटर, कि हमारा जो कंसंट्रेशन कितना है उस वाटर का जिसको हम इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल ऑफ रूट्स जोन को निकालते हैं, है ना। अब मेरा नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, उसके बेसिस पे हमारा टाइप्स ऑफ इरिगेशन वाटर को डिफाइन करते हैं, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मेरा सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0 से लेके अगर 250 होगा तो इसके लिए हमारा जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन वाटर होता है वो C1 हो जाता है। 250 से 750 के लिए होता है C2, है ना। 750 से लेके 2250 के लिए होता है C3 एंड ग्रेटर देन 2250 के लिए होता है C4। यानी यहाँ पे जो C1 है कैन बी यूज्ड इन ऑल फील्ड, है ना, कि अगर मेरा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट है अगर वो मेरा 0 से लेके 250 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर है तो ये मेरा हो जाएगा फील्ड, किसी भी फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं। बट हमारा C2, C3, C4 है नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड एज इरिगेशन वाटर। IW है ये इरिगेशन वाटर है, यानी हमारा जो C2, C3 और C4 का जो हमारा रेंज है सॉल्युबल सॉल्ट का कंसंट्रेशन का, हम उसको यूज नहीं कर सकते इरिगेशन के लिए, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट अब टॉपिक है वो है मेरा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सॉल्ट ये आपका सैंड होता है या फिर जो भी मेरा सॉइल होता है, ठीक है, उस सॉइल में हमारा सोडियम होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटास होता है ना, फॉस्फोरस होता है, ये सब हमारे पास काफी प्रकार के यहाँ पे हमारे मेटल्स होते हैं, है ना। तो उसके कंसंट्रेशन को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इफ सोडियम आयन आर मोर इन सॉइल देन सॉइल बिकम्स प्लास्टिक। अगर मेरा सोडियम का अगर कंसंट्रेशन हो या फिर सोडियम आयन मेरा ज्यादा हो जाएगा सॉइल में तो यहाँ मेरी जो सॉइल की जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारा जो सॉइल का प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ने से ये होता है कि हमारा यहाँ पे जो एरेशन होगा, यानी जो हमारा रूट जोन में जो हवा पहुंचेगा थ्रू द सॉइल, है ना, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है ना। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मेरा लो परमिएबिलिटी हो जाता है और पुअर एरेशन होता है, यानी मेरा प्रॉपर तरीके से क्रॉप का ग्रोथ नहीं हो पाता है इस केस में, ओके। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR, ठीक है, कि हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन को हम SAR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SAR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस भी फॉर्मूला को आपको याद रख लेना है, क्योंकि इरिगेशन इंजीनियरिंग में आधा आपका जो टॉपिक है वो आपका थ्योरी है और आधा जो टॉपिक्स है वो आपका न्यूमेरिकल है और फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे आएंगे वो फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, क्योंकि गेट एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे Na क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयन, यहाँ पे Mg2+ क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड Ca2+ क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन, है ना। तो अब हम देखते हैं SAR के वैल्यू से हम टाइप्स ऑफ इरिगेशन वाटर को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। पहले हम देख चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करते थे। अब हम यहाँ देखेंगे SAR यानी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के हिसाब से हम कैसे करेंगे। अगर मेरा SAR का वैल्यू
0 से लेकर 10 आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन वाटर को S1 रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 से 18 आता है S2 करते हैं। 18 से 26 आता है तो S3 यूज करते हैं। एंड अगर 26 से अगर SAR की वैल्यू ज्यादा आती है तो हम यहाँ पे S4 यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे जो 0 से लेके 10 SAR का वैल्यू है, इसमें यूज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, यानी हमारा इस रेंज में अगर 0 से लेके 10 के रेंज में SAR की वैल्यू लाई करेगी तो हम इस प्रकार के वाटर को हम कहीं पे भी किसी भी टाइप के सॉइल के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, जबकि मेरा S2, S3 एंड S4 नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी इरिगेशन वाटर, है ना, कि हमारा जो S2, S3 एंड S4 को हम किसी भी प्रकार के इरिगेशन वाटर में यूज नहीं करते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कि जो हमारा क्रॉप्स में कितने वाटर की हमें जरूरत पड़ती है उसके कंप्लीटली मेच्योरिटी के लिए, यानी उसके पूरे ग्रोथ के लिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी है उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आगे हम क्या करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, उन रिजल्ट्स में इन टर्मिनोलॉजियों का यूज होगा, है ना। तो इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड वैसा पीरियड होता है, ठीक है, टाइम बिटवीन सोविंग टू हार्वेस्टिंग। जब हम किसी भी क्रॉप को अगर हम बो देते हैं जमीन पे और उसको हम जब तक काटते हैं तो इन दोनों इंटरवल के बीच में जो भी हमारा टाइम लगता है उसको हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो बेस पीरियड जिसको हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, यानी जब हम किसी भी क्रॉप को बो दिए उसके बाद हम जब से उसमें पहला बार हम वाटर डाल रहे हैं यानी इरिगेशन कर रहे हैं और लास्ट हम इरिगेशन कर रहे हैं, इन दोनों इरिगेशन के बीच में जो भी टाइम इंटरवल होगा उसको हम बेस पीरियड बोलते हैं। तो जनरली हमारा जो क्रॉप पीरियड होता है वो मेरा बेस पीरियड से ज्यादा होता है ना। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कुछ रिजल्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, CP इक्वल टू BP हम यूज करते हैं इक्वल टू B डेज, है ना। यानी हम हमारा जो यहाँ पे क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को दोनों को ऑलमोस्ट हम सेम मान लेते हैं, है ना। तो ये था हमारा क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। नेक्स्ट वन इज हमारा डेल्टा ऑफ क्रॉप, यानी डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या होता है। ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ सोविंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, है ना। कि जब मेरा हम किसी भी फसल को क्या कर रहे हैं, बो दे रहे हैं और उसके बाद जब हम उसको काट रहे हैं, इन दोनों इंटरवल के बीच में हम उस क्रॉप में जितना वाटर अप्लाई करेंगे वो टोटल वाटर को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ऑफ क्रॉप। ओके, टोटल वाटर, ठीक है, एक बार नहीं, जितना बार अगर हम शुरू में 10 सेंटीमीटर का डालें, ठीक है, 10 मिलीमीटर का डालें, 20 मिलीमीटर का डालें, इस तरीके से जो टोटल हमारा वाटर यहाँ पे लगेगा उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डेल्टा ऑफ क्रॉप, है ना। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है ना। टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेटेड व्हेन 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बेस पीरियड ऑफ क्रॉप, यानी हमारा टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर्स को हम कितना इरिगेट हो सकता है जब हम उस फील्ड में 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर अप्लाई करेंगे कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ दैट क्रॉप, है ना। कि हमारा जो उस क्रॉप के मेच्योरिटी तक हम कितना पानी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कितना हेक्टेयर्स मेरा इरिगेट करेगा जब मेरा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज को हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे उस फील्ड में, है ना। तो ये हो गया मेरा ड्यूटी जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है मेरा रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड, है ना। तो देखिए जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 इंटू B डिवाइडेड बाई D। यहाँ पे जो डेल्टा है वो मेरा होगा मीटर में कि कितना डेप्थ ऑफ मेरा वाटर टोटल हमको देना पड़ रहा है। B यहाँ पे है मेरा बेस पीरियड ऑफ दैट क्रॉप की जो इस क्रॉप पे हम निकाल रहे हैं डेल्टा की वैल्यू, उसका बेस पीरियड कितना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ड्यूटी, ड्यूटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ड्यूटी का हमारा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू टोटल यानी मेरा वाटर कितना लग रहा है उस क्रॉप में उसको हम निकाल सकते हैं जब मेरे को ड्यूटी का वैल्यू पता रहेगा और मुझे बेस पीरियड उस क्रॉप का पता रहेगा तो ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेरा इरिगेशन एफिशिएंसीज, ठीक है, कि जो हम किसी भी फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं यानी हम इरिगेशन कर रहे हैं तो हमारा उसमें कितनी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का एफिशिएंसी है वो है मेरा एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस, है ना,
कि हम उसमें अगर पानी बहा दे रहे हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह सॉइल के थ्रू वाटर जाएगा तो उसमें हमारा कन्वेंशन लॉसेस कितने होंगे, यानी उसकी एफिशिएंसी कितना होगा, है ना, यानी कितना पानी हमारा रूट्स ऑफ द जोन जा रहा है, रूट्स ऑफ द क्रॉप जा रहा है, और कितना पानी मेरा लॉसेस में जा रहा है, सीपेज लॉस, इवेपोरेशन लॉस, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एनसी इक्वल टू वी एफ अपॉन वी आई, है ना, इंटू 100। ओके, देखिए जो वी एफ है मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द फील्ड, है ना, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम उस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, यानी मेरा उस फील्ड में जा रहा है, नंबर 1। वी आई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू कैनाल, कि मैंने कैनाल से जब मैं डाइवर्ट कर दे रहा हूं किसी खेत के लिए पानी, तो वहां पे मेरा कितना वॉल्यूम हम उसको दे रहे हैं और हमारा खेत में कितना वॉल्यूम पहुंच रहा है। तो इन दोनों के रेशियो को हम बोल देते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। ठीक है, एनसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन एनए। ठीक है, कि हमारा यहाँ पे वाटर का एप्लीकेशन कितना हो रहा है। ओके, तो जिसके लिए फॉर्मूला है मेरा एनए एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू वी आर जे अपॉन वी एफ, यानी इंटू 100, है ना। वी आर जे है मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन आफ्टर इरिगेशन, कि जब हम इरिगेशन कर दे रहे हैं तो हमारा कितना वाटर उस रूट जोन में स्टोर रहा, और वी एफ है मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द फील्ड, यानी हम कितना पानी उसमें सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड में, और कितना वाटर उसमें जाकर स्टोर हो रहा है। इन दोनों के रेशियो को हम बोल देते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, कि कितना वाटर मेरा स्टोर हो जा रहा है उस क्रॉप के रूट जोन में। ठीक है, तो हमारा उसके लिए फॉर्मूला है एफिशिएंसी एस इक्वल टू वी आर जे अपॉन वी आर जेड। वी आर जेड हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। ठीक है, कि वी आर जेड है कि मेरा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या कर रहा है रूट जोन में स्टोर हो जा रहा है, नंबर 1। और यहाँ पे वी आर जेड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन बिफोर इरिगेशन, कि हमारा बिफोर इरिगेशन हमारा रूट जोन में कितना वाटर का जरूरत था। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड था। Our next type of efficiency is efficiency of water used, okay, जिसको हम NU से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ईटा यू। तो ईटा यू इक्वल टू वी यू अपॉन वी एफ, है ना। वी यू हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, है ना, कि कितना मेरा बेनिफिशियली प्लांट यूज कर रहा है वाटर का, एंड वी एफ है वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू फील्ड, यानी मैं फील्ड में कितना वाटर को सप्लाई कर रहा हूँ और हमारा बेनिफिशियली प्लांट कितना यूज कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम बोल देते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज्ड, है ना, ईटा यू। अब नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एनडी, यानी मेरा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है उसकी एफिशिएंसी देखनी है। तो ईटा डी इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इंटू 100, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा डी है कैपिटल डी वो है एवरेज डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन, यानी मेरा एवरेज डेप्थ कितना पेनेट्रेट किया मेरा वाटर, क्योंकि हर अलग अलग जगह पे जो पेनेट्रेशन की वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, स्मॉल डी का वैल्यू होता है मेरा एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन ऑफ वाटर डेप्थ फ्रॉम डी, कि जो हमारा एवरेज डेप्थ से हर पर्टिकुलर डेप्थ में, यानी उसमें उससे कितना ये हो रहा है, मतलब डेविएट कर रहा है वाटर, उसको हम लेते हैं। ओके, इंटू 100, ये मेरा हो गया एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसीज ऑफ इरिगेशन। ओके, our next topic is consumptive use of water और evapotranspiration। ठीक है, कि मेरा जब हम किसी भी क्रॉप में पानी को हम देते हैं, यानी इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके कारण मेरा कितना उसमें वाटर को क्या करता है कि मेरा कोई भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है, यानी उसके टोटल मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचने के लिए, यानी ग्रोथ के लिए कितना हमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर और इवेपोट्रांसपिरेशन। ओके, देखिए वाटर यूज्ड बाय क्रॉप्स फॉर बिल्डिंग अप ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, कि हमारा कितना वाटर को यूज कर रहा है कोई भी प्लांट अपने टिश्यू को ग्रो करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड कैन बी डिफरेंट फॉर सेम क्रॉप्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल टाइप, है ना, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स के लिए हमारा कंजम्पटिव यूज क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट समटाइम्स हमारा सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पटिव यूज डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना, कि हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी ये डिपेंड करता है कंजम्पटिव यूज, है ना। देखिए
कंजम्पटिव यूज हम कैसे समझते हैं, अगर ये मेरा कोई रूट जोन है, ठीक है, किसी भी क्रॉप का रूट जोन है, अगर इसमें टोटल जो डेप्थ ऑफ वाटर है D1 है, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम, यानी हमारा क्या किया, ये जो रूट जोन है, ठीक है, ये वाटर को धीरे धीरे क्या करेगा, इससे एक्सट्रैक्ट करेगा और अपने टिश्यू के ग्रोथ के लिए यूज करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ट्री है, ठीक है, या फिर ये जो क्रॉप है, ये पूरा पूरी कंप्लीटली मेच्योर हो जाता है, ठीक है। इसके पूरा मेच्योर हो जाने के बाद भी यहाँ पे हमारा सम अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर इन द रूट जोन, है ना, जिसकी डेप्थ है D2। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने टोटल वाटर D1 दिया था, जबकि इसने टोटल यूज किया है ये हमारा D2 को छोड़ के, यानी इतना वाटर को इसने यूज कर लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, D1 टोटल माइनस D2 डिवाइडेड बाय बेस पीरियड, यानी मिलीमीटर पर डे, है ना। तो ये मेरा हो जाता है इसका कंजम्पटिव यूज। तो इस तरीके प्रकार से हम कंजम्पटिव यूज निकालेंगे, है ना। जैसे देखिए D1 हो गया वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, D2 है मेरा वाटर डेप्थ रिमेनिंग इन रूट जोन आफ्टर बेस पीरियड, यानी बेस पीरियड के बाद भी मेरा रूट जोन में जितना वाटर अवेलेबल है उसको हम D2 बोल रहे हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स टू फाइंड कंजम्पटिव यूज। मैंने कंजम्पटिव यूज देख लिया कि कंजम्पटिव यूज होता क्या है, कि किसी भी क्रॉप को अपना प्लांट के टिश्यू को ग्रोथ करने के लिए जितनी वाटर की जरूरत पड़ती है उसे हम कंजम्पटिव यूज बोलते हैं। तो हम कंजम्पटिव यूज कैसे मेजर करते हैं, है ना, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है। पहला है मेरा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इस डायरेक्ट मेथड को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना, कि हम उसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू से पता लगाते हैं कि मेरा इस क्रॉप का कंजम्पटिव यूज कितना है, फर्स्ट वन। सेकेंड वाज इनडायरेक्ट मेथड, है ना। इनडायरेक्ट मेथड में हो गया फॉर्मूला बेस्ड मेथड, कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक अपना इंपेरिकल फॉर्मूला दिया, तो उस इंपेरिकल फॉर्मूला के बेसिस पे क्या करेंगे, हम कंजम्पटिव यूज निकालेंगे किसी भी क्रॉप का, है ना। तो देखिए हमारे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड्स में 4 प्रकार के मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। पहला पढ़ना है टैंक लाइसीमीटर मेथड, दूसरा पढ़ना है फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना, थर्ड पढ़ना है सॉइल मॉइस्चर स्टडीज, एंड फोर्थ पढ़ना है इनफ्लो आउटफ्लो स्टडी, है ना। ये हो गया मेरा डायरेक्ट मेथड का। इन चारों मेथड में से जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा टैंक लाइसीमीटर मेथड एंड फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना। ये दोनों थ्योरी है, ठीक है, इनमें कुछ हमारा न्यूमेरिकल और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो बस आपको केवल नाम याद रख लेना है, ठीक है। आप इस नाम याद रख सकते हैं या फिर आप किसी बुक से आप इसको देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें जो इनडायरेक्ट मेथड में आ जाता है मेरा बेलेनी क्रेडल मेथड एंड पेन इवेपोरेशन मेथड, एंड थर्ड इज पेनमैन्स इक्वेशन, ठीक है। इन तीनों में से जो हमारा मेन जो काम का है वो है मेरा बेलेनी क्रेडल मेथड एंड पेन इवेपोरेशन मेथड, है ना। इसको मैं दोनों मेथड को अच्छे प्रकार से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, देखिए हमारा बेलेनी क्रेडल इक्वेशन क्या होता है, Cu इक्वल टू K इंटू पी डिवाइडेड बाई 40 अंडर रूट 1.8 इंटू स्मॉल टी प्लस 32, है ना। अब देखिए जो मेरा बेलेनी क्रेडल इक्वेशन दिया है, ठीक है, दिस मेथड गिव्स कंजम्पटिव यूज फॉर 1 मंथ ओनली। हमको केवल 1 मंथ में किसी भी क्रॉप का कितना कंजम्पटिव यूज है उसी को दे पाता है बेलेनी क्रेडल इक्वेशन, है ना। तो देखिए हमारा इसमें जो टर्म जो यूज हुए हैं वो टर्म्स क्या के है मेरा क्रॉप फैक्टर, टी है मेरा मीन मंथली टेम्परेचर की, जिस जगह पे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी मीन मंथली टेम्परेचर कितना है। ओके, पी है मेरा परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर फॉलिंग इन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, कि हमारा यहाँ पे टोटल कितना परसेंटेज ऑफ आवर आपका डे नाइट आवर हो रहा है, डे लाइट आवर, यानी मेरा दिन में कितना ही ज्यादा सूरज उग रहा है, ठीक है, उसकी परसेंटेज समझ आई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें बेनेली क्रेडल इक्वेशन में हमारे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। नोट है दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन इंडिया, इन इंडिया क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड इज यूज्ड, है ना, कि हमारा बेलेनी क्रेडल मेथड को यूज नहीं करते हैं इंडिया में। इंडिया में हम यूज करने के लिए क्या है मेरा क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड। तो चलिए हम देखते हैं क्लास ए इवेपोरेशन मेथड के बारे में। ओके, तो मेरा क्लास ए इवेपोरेशन मेथड को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है Cu डिवाइडेड बाई Ep इक्वल टू के। Cu है यहाँ पे मेरा कंजम्पटिव यूज कोफिशियंट, है ना, एंड Ep है मेरा पेन इवेपोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पेन लेते हैं, ठीक है, उस पेन में क्या करते हैं हम पानी भर देते हैं, उस पानी में भरने के बाद उसको हम क्या करते हैं सनलाइट में रख देते हैं, है ना।
तो उसमें हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद कि हमारा कितना उसमें इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंजम्पटिव यूज को निकालते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। इसको सिंपल वे में समझिए कि जब हम किसी भी क्रॉप में हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर दे रहे हैं, यानी पानी हम दे दे रहे हैं, तो पानी देने से क्या होगा कि सारा वाटर जो होता है वो केवल रूट जोन में तो स्टोर रहेगा नहीं, कुछ वाटर क्या होंगे, मेरे वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा, ठीक है। यानी मेरा उसमें सीपेज के थ्रू वाटर टेबल में मिल जाएगा, और मेरे सम अमाउंट ऑफ वाटर आर स्टोर्ड इन द रूट जोन अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। अगर ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है उसके बावजूद भी हमारा रूट जोन में कुछ वाटर अवेलेबल रहता है ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन एट द इंस्टेंट व्हेन ऑल ग्रेविटी वाटर हैज जस्ट इनफिल्टर्ड टू ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, कि जितने भी वाटर थे, जब हमारा ग्रेविटी वाटर जितने थे वो जब मेरा वाटर टेबल को रीच कर जाएंगे, उसके बावजूद भी मेरा उस क्रॉप के रूट में जितना ज्यादा वाटर होगा, यानी जितना वाटर होगा उसको हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज, सॉरी फील्ड कैपेसिटी, है ना, कि उसकी फील्ड की कैपेसिटी कितनी है ना। तो देखिए हमारे पास फील्ड कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है एफ सी इक्वल टू गामा डब्ल्यू बाय गामा डी इंटू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी ऑफ सॉइल, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ईटा, है ना। तो इसको हम आगे यहाँ पे फर्दर हम मॉडिफाई कर दिए हैं, तो फील्ड कैपेसिटी को लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू बाय गामा डी इंटू गामा, सॉरी ईटा, है ना। पोरोसिटी जो ईटा है वो है मेरा पोरोसिटी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फील्ड कैपेसिटी निकाल सकते हैं किसी भी फील्ड का। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ कैनाल, है ना। तो डिजाइन ऑफ कैनाल में हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसका रिलेशन आगे देखेंगे। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्रॉस कमांड एरिया, जिसको हम शॉर्टकट GCA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है इंटायर एरिया विद इन द इरिगेशन बाउंड्री ऑफ प्रोजेक्ट विच कैन बी इकोनॉमिकल irrigated without considering the limitations of available water is called GCA, है ना। कि किसी भी हमारा इरिगेशन बाउंड्री जो होता है, यानी जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं इरिगेशन का, तो हमारे पास एक फिक्स्ड एरिया होता है कि मुझे इतने एरिया के लिए अपने को नेटवर्क बिछाना है, चाहे हमारा जो पाइपलाइन हो गया या फिर मेरा जो कैनाल का हो गया। तो उस एरिया में अगर हम इकोनॉमिकल इरिगेशन करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल वाटर, यानी वहां पे मुझे पानी की कोई कमी नहीं होगी, तो उसे हम बोलेंगे GCA, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि GCA हमारा एक ओवरऑल एरिया होता है जहां तक मेरा इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो वर्क होता है वो कवर करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है CCA, कल्टिएबल कमांड एरिया, ठीक है। ये होता है दैट पोर्शन ऑफ GCA व्हिच इज कल्टिएबल इन द प्रेजेंट टाइम, कि जैसे कि मेरा GCA में मेरा टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया इन द सेंस कि उस एरिया में मेरा क्या हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है कुछ एरिया में और कुछ एरिया में कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, बट मेरा जो CCA है यानी कल्टिएबल कमांड एरिया, इस एरिया में, है ना, ये GCA का वो पोर्शन है जिसमें केवल मेरा अभी प्रेजेंट टाइम पे कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, यानी क्रॉपिंग मेरा किया जा रहा है और वहां पे हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं CCA। ओके, नेक्स्ट हमारा बात आता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, जिसको हम शॉर्टकट IOI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ये होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी खेत में हम एक बार पानी डाल के हम उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर एक बार हम पानी डाल के छोड़ देते हैं तो ऐसा होने से मेरा जो वाटर लॉगिंग के जो चांसेस हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना, और जो मेरा क्रॉपिंग की जो मेच्योरिटी होती है, ग्रोथ होती है, वो सही से नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं कि हर सीजन वाइज सीजन हम क्या करते हैं, यानी टाइम टू टाइम हम उस पर पानी अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इरिगेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसका डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ CCA विच इज प्रपोज्ड टू बी इरिगेटेड इन एनी सीजन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, कि ये हमारा CCA का वो एरिया जहां पे हम क्या करते हैं, किसी एक सीजन में कितना हम उसमें पानी अप्लाई कर रहे हैं उसके परसेंटेज को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके,
अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेरा एरिया टू बी इरिगेटेड, कि हमको पता है कि हमको कितना एरिया अब इरिगेट करना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हमको एक चीज पता है यहाँ पे कि मेरा को कितना टोटल कल्टीवेशन एरिया है सीसीए, वो एरिया तो मुझे पता है, और मुझे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यानी हर सीजन में कितना मुझे पानी डालना है ना। तो हमारा एरिया टू बी इरिगेटेड निकालेंगे कैसे, ATI इक्वल टू IOI इंटू CCA, यानी मेरा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को हमारा कल्टीएबल कमांड एरिया के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितना एरिया को हमको इरिगेट करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है मेरा टाइम फैक्टर, ठीक है। टाइम फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ कैनाल टू द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, कि जब मेरा किसी भी कैनाल को अगर हम डाइवर्ट करके उस पानी को हम क्या करते हैं फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो मेरा जितना पीरियड ऑफ कैनाल है ना, कि यानी मेरा उस कैनाल में यानी उस डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में मेरे को कितना पानी जा रहा है उसका टाइम, और उस जो क्रॉप लगा है इरिगेशन के लिए जिसको हम यूज करेंगे उस क्रॉप का बेस पीरियड, इन दोनों के रेशियो को बोल देते हैं हम टाइम फैक्टर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल। के अब हमको पता चल गया कि हमारा एरिया कितना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमको कैनाल डिजाइन करना है, ठीक है। तो कैनाल को हम किस बेसिस पे डिजाइन करेंगे, तो हमको कितना डिस्चार्ज की जरूरत पड़ेगी उसको हम मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल जो होता है वो मेरा मैक्सिमम हो जाता है QS प्लस क्यू के, ओके, QS प्लस QR, QS प्लस QZ, यानी अगर मेरा किसी भी एरिया में हमारा जो जितना डिस्चार्ज लगेगा शुगर केन का प्लस यहाँ पे मेरा खरीफ फसल, इन दोनों के जो डिस्चार्ज होंगे इन दोनों का सम, एंड यहाँ पे मेरा शुगर केन में जितना मेरे को डिस्चार्ज चाहिए प्लस रवि फसल यानी रवि क्रॉप में जितना मेरा लगेगा वाटर इसका सम, और यहाँ पे मेरा शुगर केन में जितना वाटर का जरूरत पड़ेगा प्लस जैद फसल जो भी होगा मेरा, है ना, जैद क्रॉप, इन दोनों का जो सम है, इन तीनों में से जो भी जिसका भी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम ले लेंगे डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल। क्योंकि हम क्या करेंगे किसी भी कैनाल को मैक्सिमम डिजाइन डिस्चार्ज के लिए हम उसको डिजाइन करेंगे, ताकि हमारा जो भी फ्यूचर में भी जो मेरी क्रॉपिंग होगी उसमें किसी प्रकार का इरिगेशन वाटर का अनअवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है। इसलिए हम मैक्सिमम पे इसका डिजाइन करते हैं। इन तीनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम आएगा उसको हम डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हमारा कैनाल, है ना, कि हमारा कैनाल कितने टाइप का होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल, है ना। तो बेसिकली हमारा कैनाल दो टाइप का होता है, एक होता है अनलाइंड कैनाल, दूसरा होता है लाइंड कैनाल। अनलाइंड कैनाल वैसा कैनाल होता है जिसको हम क्या कर रहे हैं कि हम मिट्टी का सरफेस होता है, यानी मैंने क्या किया किसी भी मिट्टी से यानी सॉइल में हम क्या किया हूँ कैनाल बना दिया हूँ और उसको उसमें क्या कर रहे हैं पानी हम सप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया मेरा अनलाइंड कैनाल, है ना, क्योंकि उसके जो सरफेस बेड है और जो मेरा साइड स्लोप है वो केवल जैसे सॉइल था वो नेचुरली रहेगा, ठीक है। बट मेरा लाइंड कैनाल वैसे कैनाल्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं बेड स्लोप ऑफ द कैनाल एंड साइड स्लोप ऑफ द कैनाल दैट कैन बी कंक्रीटेड, है ना, या फिर उसमें हम क्या करते हैं इम्परमिएबल लेयर का एक कोट चढ़ा देते हैं ताकि मेरा यहाँ पे सीपेज लॉसेस कम हो, इसको हम बोल देते हैं लाइन कैनाल। अब देखते हैं मेरा अनलाइन कैनाल में भी दो टाइप का मेरे कैनाल आते हैं, एक आता है एलुवियल कैनाल एंड दूसरा आता है नॉन एलुवियल कैनाल। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल, है ना, कि मेरा जो डिजाइन हम कैसे करेंगे किसी भी एलुवियल कैनाल का। एलुवियल कैनाल इन द सेंस कि जो भी मेरे यहाँ पे क्या होंगे जो बेड स्लोप होगा और साइड स्लोप होगा उसमें क्या होगा मेरा सिल्ट पार्टिकल्स होंगे और या फिर मेरा सॉइल होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है कि स्कोरिंग एंड सिल्टिंग दोनों कंडीशन हमारा हो सकता है, तो हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। सपोज देखिए ये मेरा किसी भी कैनाल का बेड है, ठीक है। इस कैनाल के बेड में आप देख सकते हैं एक मेरा क्या हो रहा है वर्टिकल और एक मेरा इस प्रकार से ये मेरा एडीज करंट जनरेट हो रहा है जब इसमें मेरा वाटर का सप्लाई होगा यानी वाटर फ्लो करेगा, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वैसा वेलोसिटी यहाँ पे होता है जिस वेलोसिटी पे उस मेरा जो कैनाल है उसमें ना तो मेरा स्कोरिंग होता है ना सिल्टिंग होता है। स्कोरिंग इन द सेंस कि हमारा जो कैनाल का बेड होता है सरफेस होता है ना वहां से मेरा जो सॉइल पार्टिकल्स है वो मेरा को बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू किसी भी मेरा एलुवियल कैनाल में जो वाटर होता है वाटर के साथ साथ कुछ सिल्ट पार्टिकल्स भी उसमें फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो वो जो सिल्ट पार्टिकल्स अगर क्या होगा कि अगर वो सिल्ट पार्टिकल सेटल कर जाएगा मेरा सरफेस पे और मेरा साइड स्लोप पे तो मेरा जो एफिशिएंसी होगी कैनाल की वो कम हो जाएगा क्योंकि उसमें डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी को मेंटेन करना होता है। इस क्रिटिकल वेलोसिटी पे मेरा स्कोरिंग एंड
सिल्टिंग दोनों केस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसा कि वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ एडी करंट इक्वल टू वेट ऑफ द सिल्ट पार्टिकल, है ना। कि यहाँ पे देखिए जो भी वाटर मेरा फ्लो करेगा इसका दो वेलोसिटी होगा कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टली और एक दूसरा होगा वर्टिकली। तो जो मेरा वर्टिकली जो कंपोनेंट है वाटर का वो और मेरा वेट ऑफ द पार्टिकल दोनों इक्वल होंगे तो आपस में क्या करेंगे, ये बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लेंगे तो मेरा यहाँ पे नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग हो जाएगा, नंबर 1। अगर मेरा जो एक्चुअल वेलोसिटी है उस नदी की या फिर उस कैनाल की, अगर वो एक्चुअल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, देन क्या होगा, मेरा स्कोरिंग होगा। यानी हमारा जो नीचे से जो पार्टिकल्स हैं हमारे सिल्ट पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, ऊपर आने लगेंगे, ठीक है। एंड इफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द कैनाल इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन सिल्टिंग टेक्स प्लेस, है ना। यानी मेरा क्या होगा कि सिल्टिंग होने लगेगा, क्योंकि जो मेरा वेलोसिटी है वो काफी कम है क्रिटिकल का, यानी उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और आपस में जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट और जो मेरा वेट ऑफ द पार्टिकल वो इक्वल नहीं हो पाता, ठीक है। इसके कारण मेरा यहाँ पे सिल्टिंग हो जाता है। तो फॉर सेफ कैनाल डिजाइन नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग टेक्स प्लेस, है ना। कि अगर हमको किसी भी कैनाल को सेफ कैनाल अगर बनाना है तो हमको इस दोनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। यानी हमारा कैनाल में सिल्टिंग भी नहीं होना चाहिए और कैनाल में मेरा स्कोरिंग भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे कैनाल डिजाइन्स के हमारे कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। पहला इसमें से आता है कैनेडीज थ्योरी, है ना। कैनेडीज थ्योरी में पहला चीज है कि कैनेडीज ने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने किसी कैनाल पे क्या किया, अपना कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक अपना क्रिटिकल वेलोसिटी दिया, ठीक है, कि बोला कि अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर उस कैनाल में वाटर का अगर फ्लो करवाते हैं तो मेरा स्कोरिंग और जो सिल्टिंग है ये दोनों को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मेरे लिए कैनाल डिजाइन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि हमें किस वेलोसिटी के साथ हम क्या करें, वाटर को फ्लो करवाएं। क्योंकि अगर मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर मेरा वाटर फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा स्कोरिंग हो जाएगा, और अगर मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उससे अगर मेरा एक्चुअल वेलोसिटी कम हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे सिल्टिंग हो जाएगा। तो इन्होंने एक हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी दिया v0 इक्वल टू c1 इंटू वाई c2, है ना। c1 एंड c2 यहाँ पे मेरा क्या है, दो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू c1 का वैल्यू होता है 0.55 एंड c2 का वैल्यू होता है 0.64 एंड y यहाँ पे मेरा डेप्थ ऑफ द वाटर इन कैनाल, है ना। तो इन्होंने कुछ कैनाल के लिए ये अपना क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया, बट कुछ टाइम के बाद इनको पता चला कि मैंने जो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है ये वेलोसिटी हमारा हर कैनाल के लिए अलग अलग नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर कैनाल में जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं उनके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, तो उनमें जो सिल्टिंग की जो चांसेस हैं वो अलग अलग होगा हर कैनाल का। तो उन्होंने क्या किया, एक मॉडिफाइड उन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक है ना। गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज एज्यूम ट्रायल डेप्थ एंड कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इन्होंने क्या बोला कि डिस्चार्ज के बेसिस पे क्या करेंगे, हम अलग अलग डेप्थ पे जाके क्रिटिकल वेलोसिटी को क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू है v0 इक्वल टू एम c1 वाई c2। तो इन्होंने एक नया यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये टर्म तो पहले से जो उन्होंने दे के रखा था जिसको m को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है ये क्या करता है, डिपेंड्स ऑफ सॉइल टाइप की, सॉइल हमारा किस टाइप का है, सॉइल का डायमेंशंस क्या है, उस पर ये m डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, अब तो हमको क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मिल गई, अब हमको यहाँ पे करना है एरिया रिक्वायर्ड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल की। अब हमको कैनाल का कितना एरिया यानी क्रॉस सेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। क्योंकि हमको तो डिस्चार्ज पता है कि कितना हमको डिस्चार्ज चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्रिटिकल वेलोसिटी से डिस्चार्ज को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेरा फाइंड डायमेंशन ऑफ कैनाल बाय एज्यूमिंग क्रॉस सेक्शन टू बी ट्रेपेजॉइडल और ट्रेपेजॉइड एंड साइड स्लोप ऑफ 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। क्या अब हमको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ कैनाल फाइंड आउट करनी है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, जो साइड स्लोप लेंगे कैनाल का यानी 0.5 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल लेंगे। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक अगर हम नीचे आएंगे तो हमको हाफ लेना पड़ेगा, ये एक है तो ये होगा 1/2, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ कैनाल सेक्शन, ठीक है, कि हम कैनाल सेक्शन का जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, ये रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर यानी A अपॉन P, है ना। कि कितना एरिया मेरा ये पेरीमीटर है जो वेट हो रहा है यानी पानी से भीग रहा है उसकी पेरीमीटर लेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं
हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, नेक्स्ट है मेरा फाइंड एक्चुअल मीन वेलोसिटी बाय यूजिंग चेजिस इक्वेशन। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि मीन वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, एक्चुअल मीन वेलोसिटी चेजिस फार्मूला से। तो चेजिस फार्मूला वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है v इक्वल टू सी अंडर रूट आर इंटू एस। सी है यहाँ पे मेरा चेजिस कांस्टेंट, आर है मेरा हाइड्रोलिक रेडियस एंड एस है मेरा बेड स्लोप ऑफ कैनाल की, कैनाल का मेरा कितना स्लोप है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो चेजिस कांस्टेंट को हमको निकालना है, उसके लिए हमारे पास एक कटर्स फार्मूला होता है। इस कटर्स फार्मूले के हेल्प से हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है 1/n प्लस ब्रैकेट 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाय एस इंटू n अंडर रूट आर, है ना। ये मेरा हो गया कटर्स फार्मूला। तो इस कटर्स फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल मीन वेलोसिटी निकालेंगे। अब हमको यहाँ पे एक्चुअल मीन वेलोसिटी मिल गया नंबर 1, और हमको वहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी का भी वैल्यू हमको पता है। अब हमको 2 वैल्यू पता चल गया। तो अब हमको क्या करना है कि कैनाल मेरा सेफ है या नहीं है, उसको हम पता लगाने के लिए अगर मेरा जो एक्चुअल मीन वेलोसिटी है, यहाँ मैं चेजिस फार्मूले से निकाल रहा हूं, वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर बराबर हो जाता है देन डिजाइन इज परफेक्ट। इफ v इज इक्वल टू v नॉट देन डिजाइन इज परफेक्ट, है ना। इन दोनों का वैल्यू को सेम हो जाएगा तो मेरा डिजाइन क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अब मेरा नेक्स्ट जो कैनाल डिजाइन का थ्योरी है वो है मेरा लेसिस थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी में बहुत सारे डिमेरिट्स थे। ठीक है, पहला उन्होंने डिमेरिट्स ये बताया कि इसमें जितने भी चेजिस फॉर्मूले में जितने डिमेरिट्स हैं वो हमारे पूरा कैनेडीज थ्योरी में उसके लिए एप्लीकेबल होगा, नंबर 1। नंबर 2, कैनेडीज ने कहा कि जो भी मेरा स्कोरिंग होगा, ठीक है, सेल्ट पार्टिकल का, वो केवल बेड ऑफ द स्लोप होगा, जो कि गलत था, क्योंकि साइड ऑफ द स्लोप से भी हमारा स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिमेरिट्स हैं हमारे कैनेडीज थ्योरी पे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे एक लेसिस थ्योरी आया। ठीक है, लेसिस हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना थ्योरी दिया जिस थ्योरी को आज भी कैनाल डिजाइन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा, फॉर गिवन द डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब हमको यहाँ पे डिस्चार्ज है, अब और इसके बाद हमको यहाँ पे सिल्ट पार्टिकल्स तो पता है, ठीक है, कि हमारा वाटर में किस टाइप ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग। तो अब हमको इससे क्या करना है, हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया QF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 140 का पावर 1/6। अब यहाँ पे जो F है ये मेरा है सिल्ट फैक्टर। F की वैल्यू होती है 1.76 अंडर रूट D50 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो D50 करने का मतलब है ये है 50% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज, यानी 50 मिलीमीटर से जो 50% पार्टिकल्स क्या है, फाइनर है ना। तो इस प्रकार हम यहाँ से क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो निकालेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है मेरा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमको कितना एरिया रिक्वायर्ड है उस कैनाल के सेक्शन के लिए। तो हमको डिस्चार्ज पहले से पता है कि हमको कितना पानी छोड़ना है कैनाल में। ठीक है, अब हमको यहाँ से वेलोसिटी मिल गई, तो हमको एरिया निकालने के लिए Q/V कर देंगे। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय V, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ द कैनाल। ओके, अब हमारा इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है कैलकुलेट हाइड्रोलिक रेडियस, है ना, कि अब हम इसमें हाइड्रोलिक रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, R इक्वल टू 5/2 V स्क्वायर अपॉन F। मैंने यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, मेरे को F का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से हाइड्रोलिक रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। अब हमको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, फाइंड पेरीमीटर ऑफ कैनाल। अब हमको पेरीमीटर ऑफ कैनाल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 4.75 अंडर रूट Q, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे। और इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो स्टेप है, अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट बेड स्लोप ऑफ कैनाल। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बेड स्लोप ऑफ कैनाल फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला है S इक्वल टू F का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 3340 Q1/6। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, बेड स्लोप किसी भी कैनाल का हम निकालेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है, फॉर नॉर्मल रिज्मी कंडीशन या सेक्शन स्कोर डेप्थ इन द सेंस कि हमारा जो कितना उसमें डेप्थ तक सिल्टिंग हो सकती है। ठीक है, जब मेरा उसमें वाटर का फ्लो करेगा तो हमको यहाँ पे स्कोर डेप्थ निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं। तो फॉर नॉर्मल रिज्मी सेक्शन, ठीक है, रिजाइम सेक्शन के लिए हमको यहाँ पे स्कोर डेप्थ निकालना है, वो हो जाता है 0.473 Q/F का होल पावर 1/3, है ना। फॉर ऑल अदर सेक्शन, बाकी मेरे जितने अदर सेक्शन हो गए उनके लिए मेरा स्कोर डेप्थ का फॉर्मूला हो जाता है 1.35
इंटू स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन एफ का पावर 1/3। यहाँ पे जो क्यू है वो स्मॉल क्यू है, ठीक है। स्मॉल क्यू हो जाता है मेरा डिस्चार्ज पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डेप्थ, यानी पर यूनिट विड्थ हम बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया मेरा स्कोर डेप्थ। अब नेक्स्ट आता है मेरा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कि जहाँ पे भी मेरा कैनाल अनलाइन कैनाल है, ठीक है, जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये मेरा अनलाइन कैनाल के लिए, एलुवियल कैनाल के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी मेरा जो सरफेस है मेरा कैनाल का वो क्या है, मेरा सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो उसमें वाटर क्या करता है, वाटर के वेट के कारण भी एक हमारा यहाँ पे शियर फोर्स लगता है, ठीक है, जिसके कारण जो कैनाल का सरफेस होता है वो फेल कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कितना शियर फोर्स की वैल्यू आती है वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो डायग्राम में मैं बता रहा हूँ इस पे क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं किसी भी एग्जाम में, है ना। तो देखिए ये मेरा बेड ऑफ द कैनाल है, मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा साइड में जो शियर फोर्स लगेगा और एक मेरा लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा साइड स्लोप में जो मेरा लगेगा शियर फोर्स की वैल्यू वो हो जाता है 0.75 गामा डब्ल्यू आर इंटू एस, ठीक है। वहां पे हाइड्रोलिक रेडियस हमको पता है, साइड स्लोप की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे शियर फोर्स ये निकाल सकते हैं, है ना, कि कितना मेरा शियर स्ट्रेस लग रहा है हमारा कैनाल के इस साइड में, है ना, इंक्लाइंड साइड में। दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल हमारे यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगता है। बट यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं इस डेप्थ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जितना जो वैल्यू लगेगा वो लग जाता है गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस। तो बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेरा जो बेड स्लोप में, है ना, इस बेड स्लोप से और इस दोनों के रेशियो को कितना होता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। तो आप इस मतलब डायग्राम से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जितना होता है मेरा शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे उसका 75% होता है, ठीक है। तो हमारा डिजाइन ऑफ कैनाल के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है ग्रेविटी डैम, है ना। ग्रेविटी डैम इस चैप्टर से क्वेश्चंस हमारे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछने के पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ग्रेविटी डैम होता क्या है, इट रेजिस्ट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस बाय इट्स सेल्फ वेट, है ना। वैसा डैम जो जितने भी उस पे फोर्सेस लग रहे हैं वो अगर सारा अपना वेट के कारण उस फोर्सेस को बैलेंस करेगा तो हम ऐसे टाइप के डैम को बोलते हैं ग्रेविटी डैम। सपोज दैट ये मेरा क्या है, एक ग्रेविटी डैम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो ये अप स्ट्रीम साइड है ना, यहाँ पे मेरा क्या है, रिजर्वेयर है, ठीक है। इसने पानी को ये क्या करके रखा है, ये डैम होल्ड करके रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर इस स्ट्रक्चर पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगाएगा इस पे। और ये जो फोर्स है इसको काउंटर कौन करेगा, हमारा ये डैम का वेट, जो वेट होगा W डैम का, ये इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो इस टाइप के डैम को हम बोलेंगे ग्रेविटी डैम, ओके। अब देखते हैं हमारे फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम के, हमारे ग्रेविटी डैम में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, है ना। तो देखिए जो सबसे पहला यहाँ पे आता है वो आता है सेल्फ वेट, है ना, कि पहला कि जो मेरा डैम है उसका जो सेल्फ वेट के कारण, सपोज ये मेरा एक डैम है, ठीक है, ग्रेविटी डैम है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है एक रेक्टेंगुलर, है ना, इसको 1 नाम दिए, और ये जो ट्रायंगल पार्ट है इसको मैं 2 नाम दे रहा हूं। तो देखिए जो मेरा रेक्टेंगुलर जो मेरा शेप है उसका वेट है W1 एंड यहाँ ट्रायंगुलर शेप का वेट है मेरा W2, है ना। और इस डैम का जो यूनिट वेट है कंक्रीट का वो है गामा C, है ना। तो वेट मेरा क्या हो गया, इस पोर्शन का वेट इक्वल टू गामा C इंटू A1 यानी इसका एरिया, एंड गामा C इंटू A2 यानी ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इनका। तो टोटल वेट मेरा क्या हो जाएगा, इसका वेट और इसका वेट दोनों को जोड़ देंगे यानी W1 प्लस W2, जिसको हम लिख सकते हैं गामा C इंटू A1 प्लस A2, है ना। तो ये हो गया मेरा सेल्फ वेट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो फोर्स है वो है मेरा प्रेशर फोर्स, है ना, कि किसी भी हमारा ग्रेविटी डैम में प्रेशर फोर्स कितना एक्ट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक ग्रेविटी डैम है ना। तो इस ग्रेविटी डैम में यहाँ पे जो इसका वेट है W1 एंड यहाँ पे इसकी वेट है W2। अब देखिए ये जो डैम है ये इसका हो गया अप स्ट्रीम पोर्शन, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या करके रखा है, रिजर्वेयर है, यहाँ पे अप स्ट्रीम साइड होगा और डैम का यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम साइड होगा, ठीक है, यानी वाटर यहाँ से होके यहाँ पे जा रहा है ना। तो सपोज जो अप स्ट्रीम साइड पे जो हाइट ऑफ वाटर है वो है मेरा H एंड डाउन स्ट्रीम पे जो मेरा हाइट ऑफ वाटर है वो है स्मॉल h, है ना। तो इन दोनों में वाटर के कारण क्या होगा कि डैम के स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे,
प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, ये जो प्रेशर देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर प्रेशर का वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, यानी सरफेस पे 0 होगा और सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, बेस पे, है ना। यानी हमारा देखिए इसका जो यहाँ प्रेशर होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच एंड यहाँ पे जो प्रेशर होगा गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, है ना। तो देखिए ये जहाँ पे फोर्स लग रहा है मेरा डाउन स्ट्रीम पे P2 एंड अप स्ट्रीम पे लग रहा है P1। तो देखिए हम P1 कैसे निकालेंगे, P1 निकालने के लिए हम ये जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एरिया ले लेंगे। ठीक है, यानी ये ट्रेंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी वैल्यू आ गई P1 की गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो ये भी ट्रेंगुलर शेप का इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसका भी हो जाएगा एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हो गया गामा डब्ल्यू स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया मेरा प्रेशर फोर्स किसी भी ग्रेविटी डैम में लगने वाले। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरा यहाँ पे प्रेशर है वो है मेरा अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर वैसा प्रेशर होता है जो डैम के फाउंडेशंस के से लगता है ऊपर, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा किसी भी स्ट्रक्चर का, उसको हम बोल देते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर हमारा किसी भी स्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि अपलिफ्ट प्रेशर के एक्ट करने से जो मेरा स्ट्रक्चर का वेट होता है वो वेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये मेरा एक ग्रेविटी डैम है। ठीक है, इस ग्रेविटी डैम में अप स्ट्रीम पे वाटर लेवल कितना है, कैपिटल एच, एंड डाउन स्ट्रीम साइड पे वाटर का लेवल कितना है, स्मॉल एच। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये मेरा एक ड्रेनेज गैलरी है। ठीक है, सपोज सबसे पहले अगर इसमें ड्रेनेज गैलरी नहीं था, ठीक है, तब मेरा जो अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। तो इसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमारा ट्रिपेजियम शेप का होगा। ठीक है, तो ये मेरा है अपलिफ्ट प्रेशर वेरिएशन हुए नो ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट, जब मेरा ड्रेनेज गैलरी नहीं होगा। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर दे रहे हैं इस डैम में, है ना, तो इस ड्रेनेज गैलरी के कारण क्या करेगा, जो मेरा अपलिफ्ट प्रेशर है वो चेंज कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस ड्रेनेज गैलरी पे मेरा अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच प्लस 1/3 गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस एच, है ना, जब मेरा अपलिफ्ट प्रेशर वेरिएशन व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज प्रेजेंट, है ना। जब ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट होगा तो उस जगह पे मेरा क्या होगा, इतना अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट करेगा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये गेट में पूछा जा चुका है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इस फॉर्मूला के बेस्ड पे कि हमको क्या बोला था कि ड्रेनेज गैलरी दे रखी थी। ठीक है, ड्रेनेज गैलरी पे बोला था उसने कि अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा। अब यहाँ पे अब एक चीज को देख सकते हैं कि ये जो मेरा ड्रेनेज गैलरी है ना, ये अपलिफ्ट प्रेशर इसके ड्रेनेज गैलरी के लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इस ड्रेनेज गैलरी को यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ हम कहीं पे भी सेट कर देंगे, है ना, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो मेरा अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट टाइप का मेरा यहाँ पे जो फोर्स है वो है मेरा अर्थक्वेक फोर्स, है ना, कि किसी भी ग्रेविटी डैम में अर्थक्वेक फोर्स कैसे लगता है। देखिए अगर ये मेरा क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो इस अर्थ में यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ से मेरा क्या कर रहा है, अर्थक्वेक का वेव जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके अर्थक्वेक एक्सेलरेशन का वैल्यू अल्फा है। ठीक है, तो ये अल्फा का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, इस पोर्शन को जहां से मेरा अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोल देते हैं फोकस, और जहां से मेरा अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है और उसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर। तो अगर मेरा हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की हम बात करेंगे अर्थक्वेक एक्सेलरेशन का, तो वो हो जाता है k इंटू जी, और उसी प्रकार अगर हम वर्टिकल अर्थक्वेक एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो हो जाता है 0.75 k इंटू जी, है ना। देखिए यहाँ पे k क्या है, मेरा k पैरामीटर है मेरा सिस्मिक कोफिशिएंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है बीटा आई अल्फा नोट। ओके, यहाँ पे मेरा बीटा क्या है, सॉइल सिस्टम फाउंडेशन फैक्टर, है ना, एंड आई क्या है मेरा यहाँ पे इम्पर्टेंस फैक्टर, एंड अल्फा नोट क्या है मेरा बेस सिस्मिक कोफिशिएंट, है ना। इन सारे वैल्यू को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, है ना। अब देखते हैं हमारा कि अफेक्ट ऑफ अल्फा भी, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थक्वेक एक्सेलरेशन का क्या रोल होता है मेरा किसी भी अर्थक्वेक या फिर मेरा जो है डैम, ठीक है, ग्रेविटी डैम में। तो देखिए अगर हम ये मेरा किसी प्रकार का एक मेरा
ग्रेविटी डैम है ना, किसी टाइप का एक मेरा ग्रेविटी डैम है। अब इस ग्रेविटी डैम का वेट नीचे लग रहा है और आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल फोर्स है ना, ये किधर लग रहा है, अगर इस ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरा अफेक्टिव वेट ऑफ डैम क्या हो जाएगा, डैम का वेट घट जाएगा, वो कितना हो जाएगा, W माइनस W अल्फा V डिवाइडेड बाय G, है ना। अब इसमें एक पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थक्वेक एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट जो भी मेरा है एक्स इसका अर्थक्वेक का, अगर वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो क्या होगा कि उसका जो इनर्शिया फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जिसके कारण मेरा डैम का वेट होता है वो घट जाता है, ठीक है। इफ अर्थक्वेक एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इनर्शिया फोर्स एक्ट्स अपवर्ड सो वेट ऑफ डैम रिड्यूसेस, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है गेट में शायद क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, 1 नंबर में ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करेंगे कि अगर मेरा जो वर्टिकल फोर्स बोलेगा कि अगर नीचे लग रहा है, जिसके कारण बोलेंगे कि वेट में क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वेट भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और अर्थक्वेक का वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो बोलेगा कि ये मेरा वेट बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इनर्शिया फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाता है, जिसके कारण वेट मेरा घट जाता है किसी भी ग्रेविटी डैम का। नेक्स्ट आता है मेरा अफेक्ट ऑफ अल्फा एच यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थक्वेक एक्सेलरेशन, ठीक है, कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थक्वेक का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरा ग्रेविटी डैम में। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा अगर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में अगर मेरा अर्थक्वेक फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितना होती है, m इंटू अल्फा एच, है ना, m इंटू अल्फा एच लग रहा है, m इंटू अल्फा एच। तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन में क्या करेगा, मेरा डैम को ना स्लाइड करने की कोशिश करेगा, यानी डैम क्या करेगा, इस पोर्शन से घसक के इस पोर्शन में आने की कोशिश करेगा, है ना। तो देखिए इट मे काउज स्लाइडिंग ओवर टर्निंग ऑफ डैम, स्लाइडिंग और ओवर टर्निंग दोनों करेगा, कि ये मेरा क्या करेगा, ओवर टर्न हो जाएगा डैम या फिर मेरा स्लाइड कर जाएगा इस डायरेक्शन में अबाउट टो। ओके, तो ये था मेरा अफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन ग्रेविटी डैम। नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है मेरा मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ डैम, ठीक है, कि हमारा डैम कितने टाइप से ये फेल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा फेलियर मोड है वो मेरा है ओवर टर्निंग मोड ऑफ फेलियर, ठीक है। ये मेरा देखिए ग्रेविटी डैम है, तो इस ग्रेविटी डैम में हमारे 2 टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। एक जो फोर्स एक्ट करेगा वो करेगा वर्टिकली फोर्स, है ना। तो वर्टिकली फोर्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ भी, यानी ऑल टाइप ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये है सिग्मा एच, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बोला है ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग इन द सेंस कि ये डैम क्या करेगा, इस तरीके से ये ओवर टर्न करने की कोशिश करेगा अबाउट दिस पॉइंट, यानी इसको टॉप बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ओवर टर्न करने की कोशिश करेगा। तो इस ओवर टर्न को रोकने के लिए हमारा एक इनर्शिया फोर्स इधर से एक्ट करेगा, है ना। ये बोलेगा कि हम इस डैम को ओवर टर्न नहीं होने देंगे, तभी तो हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो उसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है वो होता है mr अपॉन m0। mr हो गया रेजिस्टिंग मोमेंट एंड a हो गया mo हो गया ओवर टर्निंग मोमेंट। फॉर डिजाइन पर्पस हम क्या करते हैं, ओवर टर्निंग फेल्योर के लिए 1.5 ले लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो ये था मेरा ओवर टर्निंग मोड ऑफ डैम। नेक्स्ट हमारा यहाँ है स्लाइडिंग मोड ऑफ फेल्योर, ठीक है, कि ये डैम क्या करेगा, इस जगह से एक जगह से दूसरा जगह स्लाइड कर जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाता है, ग्रेविटी डैम का फेल्योर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा स्लाइडिंग के केस में वो होता है रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय स्लाइडिंग फोर्स, है ना। कि देखिए ये मेरा ग्रेविटी डैम है, इस डायरेक्शन में लग रहा है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोर्शन पे मेरा जो डैम का बेस है और सॉइल के बीच में यहाँ पे मेरा लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वैल्यू हो जाती है म्यू इंटू समेशन ऑफ भी। ओके, तो हमारा यहाँ देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग क्या हो जाएगा, इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है, रेस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को कौन काउंटर कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो हो जाएगा म्यू समेशन ऑफ भी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एच, ठीक है। ये हो गया मेरा स्लाइडिंग के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, आता है शियर फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। कि देखिए शियर फ्रिक्शन फैक्टर, जब हम स्लाइडिंग के केस की बात कर रहे थे तो हम केवल वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर कर रहे थे, बट जब हम कोई भी ग्रेविटी डैम बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें कंक्रीट का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है फाउंडेशन के साथ उसको भी हम इस केस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। व्हेन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज आल्सो कंसीडर्ड, सपोज ये मेरा एक ग्रेविटी डैम है, इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है समेशन ऑफ एच एंड वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है समेशन ऑफ भी,
ओके। एंड मेरा इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू समेशन ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे एक मेरा बॉन्ड ये लगेगा, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ लगेगा कंक्रीट का, है ना, और फाउंडेशन और सॉइल पार्टिकल के बीच में, जिसकी वैल्यू है मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तब हम इस केस में हम निकालेंगे शियर फ्रिक्शन फैक्टर, तो उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू इंटू समेशन ऑफ बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एच, है ना। इसको आप याद कर लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट मेरा यहाँ पे जो फेलियर होता है वो होता है मेरा क्रशिंग मोड ऑफ फेलियर, ठीक है। कि क्रशिंग में क्या होता है कि जो मेरा कोई भी डैम होगा ना वो क्रश कर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मेरा एक ग्रेविटी डैम है, यहाँ पे मेरा अप स्ट्रीम है, यहाँ पे मेरा डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं हिल एंड इस पोर्शन को बोलते हैं टो। तो ये क्या करेगा कि टो के अबाउट क्या करेगा, क्रश करने की कोशिश करेगा, यानी ये क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो उससे हमारा कितना यहाँ पे वैल्यू निकलेगा। सपोज मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहा है समेशन ऑफ वी फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है समेशन ऑफ एच फोर्स, ठीक है। अब समेशन वी और समेशन एच का कोई तो रिजल्टेंट होगा, तो जिसकी वैल्यू हो गई समेशन ऑफ आर, और ये जो समेशन ऑफ आर लगेगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस टाइप से, ठीक है, इंक्लाइन डायरेक्शन में। तो ये इंक्लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यानी लगेगा फाउंडेशन का, वो लगेगा सेंटर, ये जो है ना, ये जो वर्टिकल लोड और यहाँ पे रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा स्मॉल ई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मेरा कितना समय सिग्मा भी लग रहा है और इस पॉइंट पे कितना मेरा सिग्मा भी लग रहा है, इसको निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा भी मैक्सिमम एट टो, यानी इस डायरेक्शन पे कितना सिग्मा भी लगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे समेशन ऑफ भी डिवाइडेड बाय बी इंटू 1 प्लस 6e डिवाइडेड बाय बी, है ना। अगर हमको बोलेगा टॉप पे मेरा टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी प्रकार अब हम यहाँ पे हिल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा कितना स्ट्रेस लग रहा है इस हिल पे, ठीक है। तो सिग्मा भी मैक्सिमम एट हिल वो मेरा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ भी डिवाइडेड बाय बी इंटू 1 माइनस 6e डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टो का केस में यहाँ पे प्लस हो जाता है एंड हिल के केस में यहाँ पे माइनस हो जाता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों को याद कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, कि किसी भी ग्रेविटी डैम में वाटर के कारण कितना मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा हो गया ग्रेविटी डैम है, यहाँ ये मेरा अप स्ट्रीम हो गया इस डैम का, यहाँ जिसकी हाइट है, वाटर का हाइट है कैपिटल एच, और यहाँ से यहाँ मेरा क्या देखिए वाटर की हाइट है स्मॉल एच। अब देखिए जो वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, किसी भी स्ट्रक्चर पे एक फोर्स एक्ट करता है, परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेगा, तो जिसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ये क्या है, सिग्मा 2 की वैल्यू, है ना। तो सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाता है गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, है ना। यहाँ से मेरी सिग्मा 2 का वैल्यू निकला, ये मेरा टॉप पोर्शन है, ये मेरा हील पोर्शन है, ठीक है। तो आप देखिए इस प्लेन पे देख सकते हैं कि जितने भी मेरे स्ट्रेसेस लग रहे हैं, सारे स्ट्रेसेस क्या लग रहे हैं, परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो परपेंडिकुलर जितने भी स्ट्रेस लगते हैं उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। और हमारा यहाँ पे इसमें शियर जो स्ट्रेस होता है इस प्लेन पे, वो मेरा हो जाता है 0, यानी प्रिंसिपल प्लेन पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा शियर प्लेन है, ठीक है। इस शियर प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस की भी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और इस पॉइंट पे मेरा लगेगा सिग्मा भी मैक्स टो, है ना। तो चलिए अब हम इस पोर्शन को टो को क्या करते हैं, बड़ा करके हम देखते हैं, ठीक है, स्ट्रेस एलिमेंट ऑफ टो। तो देखिए टो का मेरा इस प्रकार का कुछ यहाँ पे फिगर बनेगा, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ सपोज ये अल्फा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो लगेगा इस डायरेक्शन पे जो मेरा स्ट्रेस लगेगा उसको मैंने बोला सिग्मा 2, जिसकी वैल्यू है गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। बट मेरा इस पोर्शन में जो लगेगा स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा 1। और सिग्मा 1 क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना। यानी टॉभी का जो मैक्सिमम वैल्यू लगेगा इस प्लेन पे एक्ट करेगा, ओके। और इस प्लेन पे जो एक्ट करेगा वो लग जाता है शियर स्ट्रेस ऑफ टो, है ना। तो देखिए हमको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, वो वैल्यू मेरा निकलेगा, ठीक है। रिजल्ट आपके लिए यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसमें थ्योरी नहीं बता रहा हूँ और ये रिजल्ट कहाँ से आए वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।
अगर उसको आपको जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मैंने वहाँ इरिगेशन इंजीनियरिंग का कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज में अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट मेरा इस वीडियो में मेन पर्पस है, ठीक है, कि आपको मैं 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा इरिगेशन इंजीनियरिंग का समराइज फॉर्म में आपको मैं बता दूं, ठीक है। सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा भी टो इंटू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा 2 टेन स्क्वायर अल्फा। अगर हमको बोलेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से हम यहाँ से निकाल लेंगे। वैसे हमको बोलेगा यहाँ पे मेरा शियर स्ट्रेस निकालना है, बोलेगा टॉ पे, है ना, तो टॉ पे मेरा शियर स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 अल्फा, ठीक है। एंड सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना है, गामा डब्ल्यू एच। ओके, तो ये था मेरा ग्रेविटी डैम, है ना। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसमें हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है, ये सब के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, डाइवर्सन हेडवर्क, ठीक है। तो डाइवर्सन हेडवर्क का डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन सा थ्योरी यूज होता है, ये सब के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें से हम लोग पहले देखने वाले हैं फेलियर ऑफ वियर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जो वियर स्ट्रक्चर होता है उसका फेलियर कैसे हो सकता है और उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या पहला होता है अपलिफ्ट प्रेशर के कारण हो सकता है फेलियर, ठीक है। रीजन होता है मेन अपलिफ्ट प्रेशर। मैं जब ग्रेविटी डैम के बारे में डिस्कस कर रहा था उस समय बताया था कि अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी वाटर जब फाउंडेशन के में जो सॉइल होता है उस सॉइल में जब वाटर सीपेज करने लगता है तो उस सीपेज के कारण जो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर जनरेट होता है उसको अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इस अपलिफ्ट प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए जो भी वियर का स्ट्रक्चर है उसका मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो वो मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, वो जो थिकनेस होना चाहिए टी शुड बी ग्रेटर देन एच बाय एस सी माइनस 1, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे, वाटर का हेड है, मींस जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो भी अपस्ट्रीम साइड में वाटर होगा, वाटर का जो भी हेड होगा वो हमारे पास एच है, और एस सी क्या है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग मिनिमम टी मींस थिकनेस, ये स्ट्रक्चर का मिनिमम थिकनेस का बात करें तो इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। टी मिनिमम रिक्वायर्ड हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एच बाय एस सी माइनस 1, ठीक है। तो यूएसबीआर का जो रिकमेंडेशन है फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कितना है, 4/3 है, ठीक है, 4/3। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के जगह पे मैंने 4/3 पुट कर दिया, तो मेरा टी मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो आ गया हमारे पास 4/3 इंटू एच बाय एस सी माइनस 1। और जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड आईएस कोड का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिकमेंडेशन है वो है हमारे पास 3/2। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3/2 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो टी मिनिमम होगा वो कितना हो जाएगा, टी मिनिमम इक्वल टू 4/3 इंटू एच बाय एस सी माइनस 1। ये हमारे पास था केस नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टॉप फ्लोर, मीन्स टॉप फ्लोर के रिस्पेक्ट में हमारे पास मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए टू रेसिस्ट दिस अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है केस नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम सॉलिड एप्रॉन। इस केस में क्या है, टी मिनिमम कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एच बाय एस सी। एच में बताया कितना है, क्या है हमारे पास वाटर हेड है, ठीक है, और एस सी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए तो वो देखते हैं। तो देखिए यूएसबीआर का जो रिकमेंडेशन है फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कितना है 1। तो हमारे पास टी मिनिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा एच बाय एस सी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम सॉलिड एप्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए क्या है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एप्रॉन, टी क्या है थिकनेस ऑफ द वियर स्ट्रक्चर, एस सी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट दैट इज 2.5 एंड एच इज इक्वल टू अपलिफ्ट हेड या अनबैलेंस हेड और रेसिडुअल सीपेज हेड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, फेलियर ऑफ वियर स्ट्रक्चर्स को रेसिस्ट करने के लिए कितना थिकनेस चाहिए होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है डिजाइन थ्योरी ऑफ वियर, मीन्स वियर स्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन सा थ्योरी को यूज करेंगे।
जिसमें से हमारा सबसे पहला थ्योरी जो है वो है ब्लिट्जक्रिग थ्योरी। ठीक है, ये काफी ओल्ड थ्योरी है, नाउअडेज इसको नहीं यूज करते हैं, बट हम लोग को पढ़ना है जब 1910 और 1920s के टाइम पे ये यूज किया जाता था। चलिए देखते हैं ये थ्योरी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास क्या है, वियर स्ट्रक्चर है जिसका यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, और इसका ये बॉटम एप्रोन है और बॉटम स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, ये अपस्ट्रीम साइड में वाटर स्टोर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 पाइल्स लगे हुए हैं इस वियर स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो हमारा पहला पाइल है ए बी, इसका डेप्थ कितना है, D1 है, और जो दूसरा पाइल है इसका डेप्थ है D3 है, और तीसरा जो पाइल है उसका डेप्थ है हमारे पास D2। ये इंटरमीडिएट पाइल को मैंने D3 से डिनोट किया हूँ, और जो आउटसाइड का जो पाइल है उसको D1 और D2 से डिनोट किया हूँ। ठीक है, और जो फर्स्ट पाइल और सेकेंड पाइल के बीच का जो डिस्टेंस है, वो गैप है, वो L1 है, और इस पाइल के बीच का जो लेंथ है वो L2 है। तो ब्लिट्जक्रिग थ्योरी से जब वियर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो डिजाइन करने के लिए कुछ कुछ स्टेप है। तो स्टेप क्या है, पहले हम लोग को क्या, क्रीप लेंथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्रीप लेंथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लिट्जक्रिग थ्योरी में L इक्वल टू, देखिए वाटर यहाँ अप स्ट्रीम साइड में है, तो ये क्या करेगा, सीप करेगा, तभी जाके ये डाउन स्ट्रीम साइड में जाने की कोशिश करेगा, और फेलियर इसी के कारण हो सकता है। तो वाटर जो है इस पाइल के साइड में यहाँ से चलना शुरू होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे चलते हुए ऐसे 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 इतना जो डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीप लेंथ, एंड इज कैलकुलेटेड बाय L इक्वल टू 2D1 मीन्स L1 दिस साइड एंड D1 this side and D1 this side, that is 2D1 plus this L1 plus this D3 plus D3, that is 2D3 plus L2 plus D2, ये एग्जिट पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारे पास जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, क्रीप लेंथ। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है सेकेंड स्टेप वो है क्रीप कॉफिशियंट, दैट इज C। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, C इक्वल टू L बाय H। अब क्या है, L क्या है हमारे पास, L मैं अभी बताया, L जो है क्रीप लेंथ है। ठीक है, और H क्या है, हमारे पास वाटर हेड है। ठीक है, अप स्ट्रीम साइड में जो भी हेड था, यहां से देखिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड जो है, जो कैलकुलेशन करेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I, जो कि I क्या होता है, H बाय L, और इसको हम लोग क्रीप कॉफिशियंट के टर्म में लिखेंगे तो 1 बाय C हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ I इक्वल टू H बाय L इक्वल टू 1 बाय C, सेम चीज को एक ही स्टेप में लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है कि जब देखिए इस फिगर में जब वाटर इधर से सीपेज करेगा, ठीक है, तो ये जो वाटर का हेड है, ये जो लाइन में यहाँ पे शो किया हूं, ये क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। मींस ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो कितना ड्रॉ डाउन होगा इस डाउन स्ट्रीम साइड में जब वाटर सीपेज होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये H डैश निकालना पड़ेगा, और ये कितना लेंथ पे H डैश फॉल कर जाएगा, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कितना नीचे आ जाएगा उसको कैलकुलेशन करना है। तो ये देखिए H डैश x कैसे कैलकुलेशन करें, H डैश x इक्वल टू LX बाय C। LX क्या है, जिस लेंथ पे हम लोग को जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कितना फॉल हुआ है उसको निकालने के लिए उस लेंथ तक कितना हमारा क्रीप लेंथ है। ठीक है, उसको हम लोग LX से डिनोट करेंगे, बाय डिवाइड बाय C। ये हमारे पास हो गया क्या, ड्रॉ डाउन इन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये उसके बाद नेक्स्ट है फाई एक्स क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये H डैश x है डिवाइड बाय H मीन्स टोटल वाटर हेड इंटू 100। ठीक है, और देखिए एक बार मेरे पास अगर ये वाला लेंथ यहां से यहां तक कैलकुलेशन हो जाएगा तो यहां से यहां तक निकाल सकते हैं। टोटल H माइनस ये वाला करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा स्मॉल h, तो वही है स्मॉल hx एट ए डिस्टेंस x, h माइनस h डैश x। और इसके लिए हम लोग को कितना होगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, 4/3 इंटू HX बाय
SC माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा मिनिमम थिकनेस, ठीक है। और अपलिफ्ट प्रेशर एट ए डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, W इंटू HX विथ रिस्पेक्ट टू टॉप फ्लोर, और W क्या है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ द वाटर है, ठीक है, जो कि कितना होता है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और T मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, H/SC, ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम, कैलकुलेशन फॉर एग्जिट ग्रेडियंट GE, ठीक है। तो ये हमारे पास था ब्लिक्स क्रीप थ्योरी। अब हमारे पास सेकेंड जो डिजाइन का मेथड है वो है लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, ठीक है। अभी क्या था, डायरेक्ट था क्रीप थ्योरी, बट जो नेक्स्ट है जो लेंस ने दी थी वो है लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो क्रीप लेंथ कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, इसमें 3 पाइल्स थे, यहां से यहां ऐसे ऐसे जो वाटर सीपेज कर रहा था, ठीक है, इसका हम लोग टोटल लेंथ ले रहे थे क्रीप का। बट लेंस वेटेड ने क्या बोला कि ये जो लेंथ है ये पूरा लेंथ स्ट्रेट फॉलो नहीं करता है वाटर, ये कितना फॉलो करता है, L/3 डिस्टेंस फॉलो करता है। ये टोटल लेंथ अगर इतना है तो ये जो वाटर जब ट्रेवल करता है तो L/3 डिस्टेंस ही कवर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब क्रीप लेंथ कैलकुलेशन करेंगे तो 2D1 प्लस L1/3 प्लस 2D3 प्लस L2/3 प्लस 2D2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब L2 कितना हो जाएगा, CL इंटू H-L और L2 इक्वल टू CL इंटू L। यहाँ पे जो सफिक्स में L है, L फॉर लेंस वेटेड थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सारे जगह पे जो सफिक्स में L है, राइट। अब हमारे पास है जो क्रीप कॉफिशिएंट है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए क्रीप कॉफिशिएंट C इक्वल टू L/H, और अब देखिए जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा फॉर लेन वेटेड थ्योरी में UX इंटू L रिप्रेजेंट फॉर लेन वेटेड थ्योरी इक्वल टू W इंटू HX इंटू L, ठीक है। HXL ये एक्चुअली कुछ इस टाइप से लिखे, W इंटू HXL कुछ इस टाइप से ये होता है, मीन्स हाइट ऑफ द वाटर एट ए डिस्टेंस x फॉर लेंस वेटेड थ्योरी, W क्या है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ठीक है, दैट इज कितना होता है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोन्यूटन पर मीटर। और इसके रिस्पेक्ट में अगर मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर का बात करें तो कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू H/SC माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा थ्योरी था। अब ना जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी है वो है खोसला एग्जिट ग्रेडियंट थ्योरी। ये हमारा सबसे लेटेस्ट थ्योरी है और ज्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन इसी से पूछेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम पे। तो देखिए इसमें भी स्टेप्स होता है, पहले एग्जिट ग्रेडियंट कैलकुलेशन करना होता है। तो एग्जिट ग्रेडियंट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को अल्फा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अल्फा कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए सपोज दैट ये हमारे पास वियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वियर स्ट्रक्चर का जो बॉटम लेंथ है वो कितना है, यहाँ से यहाँ B है, और जो पाइल का डेप्थ है D है। तो अल्फा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेशियो B/D से, और अल्फा कैलकुलेशन करने के बाद लैम्डा कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2, और जब लैम्डा कैलकुलेशन हो जाएगा तब जाके एग्जिट ग्रेडियंट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो कि खोसला ने दिया था, जो कि है हमारे पास H/D इंटू 1/π रूट अंडर लैम्डा। लैम्डा हमारे पास इस फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, एग्जिट ग्रेडियंट। अब एग्जिट ग्रेडियंट किसका फंक्शन है, H, D एंड B। H क्या हो गया, ये डेप्थ ऑफ वाटर इन द अपस्ट्रीम साइड, B क्या हो गया, विड्थ ऑफ द बॉटम स्ट्रक्चर, एंड D क्या हो गया, डेप्थ ऑफ द पाइल। ये हो गया क्या हमारे पास एग्जिट ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC जो होता है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 1 माइनस n इंटू G-1। n क्या है हमारे पास, पोरोसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। जो भी सॉइल के फाउंडेशन मीन्स वियर स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में जो भी सॉइल है उस सॉइल का जो भी पोरोसिटी होगा यहाँ पे पुट करेंगे, और G क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है, ठीक है, जो भी होगा वहां पे पुट करेंगे। और इसका और एक फॉर्मूला है G-1/1 माइनस E। E क्या है हमारे पास, वॉइड रेशियो है, ठीक है, ये हो गया। और जब खोसला ने क्या बोला था कि IC मीन्स
क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर ज्यादा हो गया एग्जिट ग्रेडियंट से, तभी जाके हमारा जो है जो भी स्ट्रक्चर है वो सेफ है अगेंस्ट पाइपिंग है, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग कितना बोला था खोसला ने, IC बाय GE मीन्स क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। अब देखिए अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पहले क्या करना है कैलकुलेशन 5P। अब देखिए 5P होता क्या है, 5 मैंने बताया था क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। अगर सपोज दैट ये हमारे पास स्ट्रक्चर है वियर स्ट्रक्चर में, ये अपस्ट्रीम साइड है, ठीक है। ये क्या है हिल है, ये टो है, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे दिया P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। तो जो P पॉइंट है इस P पॉइंट पे कितना होगा वेलोसिटी पोटेंशियल वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे HP बाय H। HP मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे पास जो हेड होगा वाटर का मीन्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का हाइट वो हो गया HP डिवाइड बाय कैपिटल H। H इज द हाइट ऑफ वाटर इनटू 100, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या वेलोसिटी पोटेंशियल। अब हमारे पास नेक्स्ट है HP, ठीक है, मीन्स प्रेशर हेड एट P वो कितना है H बाई पाई इंटू कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 2 बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला से हम लोग एट P पे ये प्रेशर हेड कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर था वो Q पॉइंट पे कितना होगा प्रेशर हेड वो उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे H बाई पाई इंटू कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा से। और प्रेशर हेड एट R पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे H बाई पाई इंटू लैम्डा बाय लैम्डा से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या प्रेशर हेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाइल पे कैलकुलेशन करने का, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास दो पाइल है, ठीक है, उसका अगर मिरर इमेज सेम होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर अप स्ट्रीम पाइल में देखिए ये हमारे पास एक पाइल है, ठीक है, इसका नाम मैं दे दिया हूँ PQR और इसका डेप्थ है D। और एक पाइल है जिस इसका मिरर इमेज है सेम, इसका नाम दे दिया हूँ ABC, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर A पे कैलकुलेशन करना है और P पे पता है, ठीक है, तो कैपिटल प्रेशर हेड एट A इक्वल टू कैपिटल H माइनस H एट R मीन्स इस पॉइंट पे जितना होगा माइनस कर देंगे मीन्स टोटल हेड H हो जाएगा। और H एट B पे कैलकुलेशन करना है ये कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस H एट Q पे मीन्स इस पॉइंट पे जितना होगा उतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रेशर हेड एट B पे, ठीक है। सिमिलरली एट C पे कैलकुलेशन करना है मीन्स इस पॉइंट पे, ठीक है, तो कैपिटल H माइनस इस पॉइंट का जो प्रेशर हेड होगा वो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी पोटेंशियल एट A कितना हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस Q एट R पे, ठीक, सॉरी वेलोसिटी पोटेंशियल एट R पे A पे निकालना है तो R पे जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा उतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 100%। सिमिलरली वेलोसिटी पोटेंशियल एट B पे कैलकुलेशन करना है तो 100 माइनस वेलोसिटी पोटेंशियल एट दिस Q पे जो होगा उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी पोटेंशियल एट C पे निकालना है तो 100 माइनस वेलोसिटी पोटेंशियल एट P पे जितना होगा माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है अगर इसमें क्या था दोनों पाइल का डेप्थ सेम था, अगर दोनों पाइल का डेप्थ सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से खोसला एग्जिट ग्रेडियंट थ्योरी का जो है स्टेप्स फॉलो करेंगे। अल्फा कैलकुलेशन करेंगे पहले जो कि होता है B/D1 पहला इस डेप्थ के लिए, और उसका लैम्डा कैलकुलेशन करेंगे 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस अल्फा डैश का स्क्वायर बाय 2। उसका HP कैलकुलेशन करेंगे मीन्स
प्रेशर हेड एट P पे H बाई पाई इंटू कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 2 बाई लैम्डा एंड प्रेशर हेड एट Q पे H बाई पाई इंटू कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा। याद रखिएगा यहाँ पे इस P पॉइंट पे लैम्डा माइनस 2 है और Q पॉइंट नीचे पे लैम्डा माइनस 1 है, ठीक है। और लैम्डा कैसे कैलकुलेशन करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस अल्फा 1 का स्क्वायर, मीन्स जो इस साइड के लिए जो पाइल है इसके लिए जो अल्फा 1 होगा वो अल्फा 1 हो जाएगा और इस जो राइट साइड है ये स्ट्रक्चर है इसके लिए जो अल्फा निकालेंगे वो अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारे पास खोसला थ्योरी में हम लोग क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। तो जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े वो सारे फॉर्मूले में देखें हम लोग कि प्रेशर हेड कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो वंस क्या होगा, अगर एच हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग सारा चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए एच कैलकुलेशन हो गया तो अपलिफ्ट प्रेशर यू कैलकुलेशन हो जाएगा कैसे, W इंटू एच। डब्ल्यू क्या है हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ वाटर वो कितना होता है 10 किलो पास्कल होता है, ठीक है। और फाई दैट इज फ्लो वेलोसिटी पोटेंशियल हो जाएगा स्मॉल h बाय कैपिटल H इंटू 100, ये फॉर्मूला से। और मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैन कैलकुलेट 4/3 इंटू H बाय SC माइनस 1, ये हमारे पास हो गया डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और बाद तो ये था हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन, ठीक है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में क्विक रिवीजन की अगर जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम आपके रिक्वायरमेंट पे दूसरे सब्जेक्ट पे भी क्विक रिवीजन के वीडियोस हम अपलोड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।